नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 27 जुलाई 2026, दिन है सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि जो है शुरू हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए, यानी कि शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए, तो दोपहर को 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:55 तक का समय शुभ माना जाएगा। आप उस समय पर कोई भी नया काम कर सकते हैं। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह 7:03 से लेकर 8:43 तक का समय जो है वो कोई भी नए काम करने से आपको बचना चाहिए। 27 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें सब जानते हैं, उनकी पुण्यतिथि है। उस पर PM मोदी ने जो है श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें एक समर्पित शिक्षक, महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी नेता के रूप में नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। PM नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में जोर देकर कहा कि डॉक्टर कलाम का अनुकरणीय जीवन आज भी देश के युवाओं को नवाचार करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने एक मजबूत और विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम के सपनों को साकार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिनका विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आज 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक आपको अहम हलचल देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दल बदल कानून और संसद में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर आज होगी अहम हलचल। आज 27 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ दल बदल कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बड़ा फैसला या सुनवाई कर सकती है। इसी के समांतर केंद्र सरकार संसद में चालू सत्र में पेपर लीक मामलों पर नकेल कसने के लिए बड़ा संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है। इस नए विधेयक में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव शामिल है। यह दिन देश के न्यायिक व्यवस्था और विधायी सुधारों और दोनों ही दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इग्नू में 27 और 28 जुलाई को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव किया जा रहा है। 12 लाख तक का पैकेज मिलेगा। बैंकिंग और AI कंपनियों में 350 से ज्यादा नौकरियां मिलने की संभावना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू अपने मैदान कड़ी कैंपस में 27 और 28 को 2 दिवसीय मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने जा रहा है। यह ड्राइव बैंकिंग, एविएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते सेक्टर्स की नामी कंपनियों के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए विभिन्न पदों पर 350 से अधिक नौकरियां दी जाएंगी। सिलेक्ट होने वाले योग्य उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा जो है 12 लाख सालाना यानी कि एनुअल इनकम का पैकेज मिल सकता है। इग्नू के छात्र अपनी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर लीक मामले पर PM नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के बारे में। परीक्षा सुधारों पर PM नरेंद्र मोदी का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। नंदन नीलेकर्णी की अगुवाई में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स। नीट पेपर लीक विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ नंदन नीलेकर्णी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और आधुनिक तकनीक आधारित बनाने के लिए सुझाव देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं। कड़े कानून की दिशा में भी काम हो रहा है। फास्ट फोर्स की सिफारिशों के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। वहीं CJP का आंदोलन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी शिक्षा सुधार होगा अगला मिशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 36वां दिन लंबा आंदोलन खत्म करने वाली कांग्रेस जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संगठन का कहना है कि अब उनका मुख्य फोर्स शिक्षा सुधार, युवाओं के मुद्दों और आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाना रहेगा। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि जल्द ही संगठन अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेगा। छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी तरह से वापस लेने की मांग जारी रखेगा। वहीं संगठन ने नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों के मुआवजे, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को दोहराया। CJP नेताओं का कहना है कि फिलहाल चुनावी राजनीति में उतरने की कोई जरूरत या योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ CJP आंदोलन पर विदेशी फंडिंग के वायरल दावे को विदेश मंत्रालय यानी कि MEA ने बताया भ्रामक। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर वायरल उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि मंत्रालय के रणधीर
जायसवाल ने सीजीपी के आंदोलन में विदेशी फंडिंग न होने की पुष्टि की है। मंत्रालय ने फैक्ट चेक यूनिट से स्पष्ट किया कि यह दावा भ्रामक है, फेक है, प्रवक्ता के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। एमईए ने बताया कि वास्तविक प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने केवल इतना कहा था कि फिलहाल उनके पास इस विषय पर साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपृष्ट जानकारी पर भरोसा न करें, केवल अधिकारित स्रोतों से ही जानकारी लें। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कथित पेपर लीक पर सियासी घमासान चल गया। रवनीत सिंह बिट्टू ने 2 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्य सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर बेचने के गंभीर आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं भाजपा और कांग्रेस कई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि परीक्षा के दौरान स्मार्ट पेन के जरिए नकल की कोशिश का मामला था, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच यह मुद्दा अब पंजाब की राजनीति में एक बड़ा केंद्र का विषय बन गया है। अगली बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। गंगा में चिकन खाना अपराध नहीं, वाराणसी बिरयानी मामले पर जस्टिस उज्जवल भुइया की टिप्पणी। वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइया ने कहा कि गंगा में चिकन खाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, इसके लिए किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि कोई नदी में कचरा या खाने का बचा हुआ सामान फेंकता है तो अलग मामला हो सकता है, लेकिन केवल बिरयानी खाने को अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस भुइया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विराट के अधिकार पर भी चिंता जताते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति और बहस आवश्यक है तथा सामान्य गतिविधियों को अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की भारत से खास मांग, बायोमेट्रिक राष्ट्रीय पहचान पत्र से आसान हो सकता है सफर। नेपाल सरकार ने भारत से अनुरोध किया है कि उसके बायोमेट्रिक राष्ट्रीय पहचान पत्र को भी भारत आने जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाए। यह प्रस्ताव कूटनीतिक माध्यम से भारत सरकार को भेजा गया। यदि भारत इस पर सहमति देता है तो नेपाली नागरिक पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र के अलावा केवल राष्ट्रीय पहचान पत्र के जरिए भी भारत की यात्रा कर सकेंगे। नेपाल का यह डिजिटल कार्ड फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान व अन्य बायोमेट्रिक जानकारी से लेस है। अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से दोनों देशों के बीच में सीमा पार यात्रा और अधिक आसान होगी और यात्रियों का रिकॉर्ड भी बेहतर ढंग से रखा जा सकेगा। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ा धमाका हुआ है। नेवल माइंस से टकराकर तेल टैंकर में विस्फोट हो गया। पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर के नेवल माइन से टकराने के बाद भीषण विस्फोट की खबर सामने आई है। रिपोर्टों के मुताबिक टैंकर कथित तौर से ईरान द्वारा निर्धारित सुरक्षित नौवहन मार्ग से हट गया था, जिसके बाद यह समुद्र में बिछाई गई माइन से जा टकराया और उसकी चपेट में आ गया। हालांकि टैंकर किस देश का है या किस गंतव्य के तेल ले जा रहा था, इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात ऐसे ही बने रहे तो तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई और शिपिंग लागत पर व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू बैठक में ईरान रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा, सुरक्षा और आईसीसी पर होगी चर्चा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक में ईरान के बढ़ते तनाव सबसे अहम मुद्दों में शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों नेता वेस्ट बैंक की सुरक्षा स्थिति, क्षेत्रीय हालात, द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बल वेस्ट बैंक में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखे हुए है और संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की भी आलोचना करते हुए उसके कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इस बैठक को मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज में अहम माना जा रहा है। अगली खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां गाजियाबाद में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। 868 करोड़ की 90 विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से दिक्कत थी, लेकिन बम बनाने वालों से नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने कांवड़ यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने की कोशिश की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 868 करोड़ की लागत वाली 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद अब अपराध नहीं बल्कि विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे की पहचान बन रहा है। मुख्यमंत्री ने रैपिड रेल
एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट व अन्य परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, सहायता राशि और प्रमाण पत्र भी विस्तृत किए। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अतिरिक्त बसें और 24/7 कंट्रोल रूम की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावण कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन विभाग ने हरिद्वार स्थित प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। साथ ही प्रत्येक क्षेत्रीय मुख्यालय पर 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान निगरानी और संवेग का काम करेंगे। बस स्टेशनों पर पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था व अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने सड़क सुरक्षा, रूट डिवीजन, जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय के निर्देश भी दिए हैं ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 31 जुलाई तक बिहार के शिक्षकों के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशस्त ऐप 2.0 पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से मिले निर्देश के बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी करके आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद यानी कि NCERT द्वारा 6 जुलाई को प्रशस्त ऐप 2.0 को शुभारंभ किया गया है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। अब बढ़ते हैं बिहार की खबर की तरफ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर हमला, न्याय की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। बिहार के भोजपुर में कथित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके आर्थिक सहायता व न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता पहले सरकार को अल्टीमेटम देते थे वे अब इस मामले में खामोश है। पप्पू यादव ने दोषी को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने और स्पीड ट्रायल की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में न्याय नहीं मिला तो वे इस मुद्दे को संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठाएंगे और पीड़ित परिवार के साथ हर स्तर पर खड़े रहेंगे। अब बात करते हैं CM सम्राट चौधरी की। यह बदला हुआ बिहार है, कोसी अब अभिशाप नहीं रहा, ऐसा CM सम्राट चौधरी ने गिनाई विकास की उपलब्धियां और कहा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य अब पिछड़ेपन का नहीं बल्कि विकास की नई पहचान बन रहा है। उन्होंने कहा कि कभी बाढ़ और तबाही का प्रतीक माने जाने वाली कोसी नदी अब नए बिहार के विकास का प्रतीक बन रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंच चुकी है। सरकार अब शिक्षा, उद्योग, निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि नए डिग्री कॉलेज, निजी विश्वविद्यालय, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को रोजगार, निवेश और आधुनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में देश के अग्रिम राज्यों में शामिल करना है। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। 27 जुलाई 2026 को अगर मौसम अपडेट की बात की जाए तो देश के 5 राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 27 जुलाई यानी कि आज भारत के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना भी है। वहीं यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और मेरठ समेत बिहार के पटना में मूसलाधार बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। अब बात करते हैं असम की। तो कम बारिश के बावजूद असम में बाढ़ का कहर जारी है। जानते हैं क्यों बने वहां पर ऐसे गंभीर हालत। असम में इस मानसून सीजन के दौरान औसत से 29% तक कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई जिलों में भीषण बाढ़ की चपेट में है और मौसम विभाग के अनुसार इसकी मुख्य वजह पूर्वी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान में हुई भारी बारिश है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। माहिरों का कहना है कि सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश का असर असम में बाढ़ के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर कम बारिश होने के बावजूद पड़ोसी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से राज्य में गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। अब बात करते हैं खेल जगत की। तो मीराबाई चानू की स्वर्णिक हैट्रिक, राष्ट्रमंडल खेलों में रचा इतिहास। भारतीय स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेलों की महिला 48 किलोग्राम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार तीसरा स्वर्ण पदक यानी कि
गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। चानू ने स्नैच में 85 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 190 किलोग्राम के साथ नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल वजन सहित कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पदक समारोह के दौरान जब भारत का राष्ट्रगान बजा तो भावुक मीराबाई चानू की आंखें नम हो गई। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने भारत को प्रतियोगिता का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। 149 साल में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में 81 रन की शानदार पारी खेलकर विश्व क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। उनके साथ इसके साथ ही वह 16 साल की उम्र में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 अर्धशतक लगाने वाले 149 साल के क्रिकेट इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए। वैभव ने 49 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। इसकी इस उपलब्धि ने नेपाल के कुशल मल्ला का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे उभरते हुए युवा सितारों में शामिल कर दिया है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो कासगंज लखनऊ रुहेलखंड एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो 11 साल बाद वो बहाल हुई है। बरेली और तेराई क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। भारतीय रेलवे ने 11 साल के लंबे इंतजार के बाद कासगंज और लखनऊ के बीच ऐतिहासिक रुहेलखंड एक्सप्रेस 15312 15311 का दैनिक संचालन दोबारा से शुरू कर दिया है। गेज परिवर्तन यानी कि बड़ी लाइन के कारण बंद पड़ी इस रेल सेवा को बहाल करने से बरेली, बदायूं, पीलीभीत और लखीमपुर के लाखों यात्रियों को अब राज्य की राजधानी के साथ सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सामान्य और एसी चेयर कार कोच की अगर बात की जाए तो ये ट्रेन पूरे रूट के व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए बहुत ही किफायती और सुलभ सफर का सुनिश्चित करेगी। इस सीधी सेवा के शुरू होने से पूरे रुहेलखंड और तराई क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों और स्थानीय परिवहन व्यवस्था को लेकर नई गति मिलेगी। अब बात करते हैं टेक न्यूज की। तो जियो की स्मार्ट वॉल तकनीक अब दीवारें भी बढ़ाएंगी मोबाइल और वाईफाई का सिग्नल। रिलायंस जियो ने ऐसी स्मार्ट वॉल यानी कि इंटेलिजेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेक्निक विकसित की है जो भविष्य में 5G और 6G नेटवर्क को घर और इमारतों के हर कोने तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह तकनीक खुद सिग्नल नहीं बनाती बल्कि एआई की मदद से मौजूदा मोबाइल सिग्नलों को रिफ्लेक्ट करके कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों तक पहुंचाती है, जिससे डेड जोन की संभावना जो है वो कम हो जाती है। नए टावर लगाने की जो लागत है, जो जरूरत है वो कम हो सकती है। जियो ने इस स्वदेशी तकनीक का प्रोटोटाइप इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पेश किया है। माहिरों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में भारत को 6G रिसर्च में वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क को अधिक स्थिर और प्रभावी बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ XMC 1200 माइक्रोफैन लॉन्च हुआ है। नाखून जितना छोटा पंखा होगा, एआई स्मार्ट ग्लास को रखेगा ठंडा। टेक कंपनी XMEMS लैब ने XMC 1200 नाम का दुनिया का सबसे छोटा एक्टिव माइक्रोफैन का अनावरण किया है, जिसमें खास तौर पर एआई सक्षम स्मार्ट ग्लास और AR XR डिवाइसों के लिए विकसित किया गया है। यह माइक्रोफैन इतना छोटा है कि इसे चश्मे के पतले फ्रेम में आसानी से लगाया जा सकता है और यह डिवाइस का तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक कम करने में सक्षम है। सिर्फ 70 मेगावाट बिजली की खपत करने वाला यह फैन बैटरी पर भी बहुत कम असर डालता है। कंपनी के अनुसार इसके जरिए स्मार्ट ग्लास लंबे समय तक बिना गर्म हुए बेहतर एआई फीचर और वीडियो रिकॉर्डिंग का अनुभव दे सकेंगे। इसकी व्यावसायिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जबकि इसके लेस स्मार्ट ग्लास जो है 2028 तक बाजार में आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां मेरठ बिजनौर में सनसनी फैल गई है। रेलवे ट्रैक और गंग नहर से मिले शव, हत्या की आशंका ने बढ़ाई चिंता। उत्तर प्रदेश के मेरठ व बिजनौर में रविवार को 2 सिंह मौतों के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। मेरठ में रेलवे ट्रैक के किनारे युवक रजत का शव मिलने के बाद पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। इसके 3 दोस्तों से पूछताछ जारी है। वहीं मेरठ में एक कारोबारी दीपक जैन की रहस्यमय तरीके से लापता हो गए, जिनकी कार नहर किनारे मिली है। दूसरी ओर बिजनौर में 24 जुलाई से लापता कृष्णा का शव गंग नहर में बरामद किया गया, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोनों मामले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी संग्राम चल गया है। एनडीए और विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कार्रवाई को कानून के मुताबिक सही ठहराते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, चाहे वह कोई भी हो। वहीं जेडीयू ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है। दूसरी ओर राजद ने इसे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन से जुड़ते हुए देखा और कहा कि प्रधान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा युवाओं की जीत है और तेज प्रताप की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव का परिणाम है। गिरफ्तारी को लेकर बिहार में एनडीए और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां ई रिक्शा चालक ने नाबालिग के अपहरण की कोशिश की। पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और कथित दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार ई रिक्शा चालक नरेश बच्ची को सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने अपने साथी आजाद के साथ मिलकर वारदात का प्रयास किया। बच्ची ने साहस दिखाते हुए आरोपियों के चुंगल से भागकर डायल 112 पुलिस टीम पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों का पता लगाया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हुआ और दूसरे को, जबकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप, दर्ज करवाया मामला। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता योगी रमेश और उनके परिवार के खिलाफ उनकी बहू मेघना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेघना ने पति समेत 11 लोगों पर दहेज का और घरेलू हिंसा, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। शिकायत में उन्होंने धार्मिक पहचान छिपाकर शादी करने और विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने 24 पन्नों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करके निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। अगली बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही है, जहां हाई कोर्ट की सख्ती के बाद यूपी बार काउंसिल का बड़ा कदम। 15 दिन में मांगी आपराधिक मामलों वाले वकीलों की सूची। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद यूपी बार काउंसिल ने प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को 15 दिन के भीतर उन अधिवक्तों की सूची भेजने का निर्देश दिया है जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं या चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। काउंसिलिंग ने बताया कि आदेश का पालन न करने पर संबंधित बार एसोसिएशन की मान्यता रद्द की जा सकती है। उसके सदस्यों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। साथ ही आदेश की अनदेखी को हाईकोर्ट की अवमानना मानते हुए इसकी रिपोर्ट न्यायालय को भेजने की बात कही गई है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 के नायक और एनएसजी के पहले प्रमुख आरटी नागरानी का निधन हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रथम महानिर्देशक और 1986 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरटी नागरानी का 98 वर्ष की आयु में दिल्ली स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। उन्होंने 1984 से 1986 तक एनएसजी की कमान संभाली और देश की सबसे अहम आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभाई है। एनएसजी प्रमुख भृगु श्रीनिवासन ने उनके बल का संस्थापक स्तंभ बताते हुए श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके सिद्धांत आज भी संगठन की नींव है। निगरानी का अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान समृद्ध बीकेआई आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। 1.3 किलो आईईडी बरामद किया गया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए जलंधर से उसके प्रमुख ऑपरेटिव सतबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 1.3 किलोग्राम विस्फोटक शरापेलन व बाल बेरिंग से लेस एक आईईडी बरामद किया है, जिसमें बड़े आतंकी हमले की साजिश का संकेत मिला है। डीजीपी गौरव यादव के अनुसार विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर विस्फोटक की खेप लेने के बाद आरोपी को संयुक्त कार्रवाई में दबोचा गया। मामले में एफआईआर दर्ज करके विदेशी नेटवर्क, स्थानीय सहयोगियों और पूरे आतंकी मॉड्यूल की गहन जांच की जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। आरक्षण दिवस पर अखिलेश का केंद्र पर हमला। कांग्रेस ने शिक्षा बजट और पेपर लीक पर सरकार को घेरा। आरक्षण दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा और संविधान ही समानता व सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी गारंटी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा
कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधा और कहा कि 2014 के बाद 152 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। शिक्षा बजट घटकर 2.4% तक रह गया। दोनों नेताओं ने सरकार की शिक्षा नीतियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे, हम यही दुआ करते। धन्यवाद।